अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाय, दिस इज लेसनर। आई मीर ऑफ। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट 3, जो इसका लास्ट पार्ट होगा। यहाँ पे हम आज चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जो है क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इस लास्ट पार्ट में डिस्कशन किस पे होगा और कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो हमें डिस्कस करने बाकी है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया के अंदर इलेक्शंस को कैसे हम कह सकते हैं वो डेमोक्रेटिक इन नेचर है। क्या वाकई में इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नेचर के होते हैं या नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं? यही हमारा आज का टॉपिक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें आज हम जो है उस स्टेप्स ऑफ इलेक्शंस जो हमने सारे कवर किए हैं, उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो रह गई थी, जिससे पता चल सकता है कि क्या वाकई में इलेक्शंस जो है डेमोक्रेटिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्या उनमें कोई अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं होता है? हाँ, कभी कभार होता है। अनफेयर प्रैक्टिसेस स्टार्ट होती है जब इलेक्शंस कंटिन्यू जो है प्रोसीडिंग में होते हैं, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज अनफेयर मींस अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते हैं टू विन द इलेक्शन। कभी कभार क्या होता है, न्यूज़पेपर्स या टेलीविजन्स भी इस चीज का प्रयोग करते हैं। तो वो कुछ न्यूज़पेपर्स या टेलीविजन रिपोर्ट्स में एलिगेशंस रेफर करती है। कभी कभार जो ऐसा होता है कि उससे पार्टी पॉलिटिक्स में क्या आती है, दरार आती है और लड़ाई होती है। ठीक है, तो इट इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होता है जो डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इलेक्शंस के खिलाफ हो रहा होता है। तो उन सारी चीजों को देखते हैं कि क्या है। तो ये है फॉलोइंग नंबर 1, inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voters list या वोट। कभी कभार क्या होता है, वो फॉल्स नेम्स को इंक्लूड करते हैं और जो जेन्युइन नेम्स होते हैं उनको एक्सक्लूड करते हैं। तो वोट बैंक के अंदर ऐसी चीजें होती है, वोटर्स लिस्ट में ऐसा होता है। तो ये पहला अनफेयर मीन्स है जो यूज किया जाता है इलेक्शंस को जीतने के लिए, जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जिससे इलेक्शन का डेमोक्रेटिक होना जो है यहाँ पे क्लियर नहीं दिखता है। दूसरा, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज। अगर आपके पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी है, पहले पॉइंट में आपको पता थोड़ा सा और एक ऐड पॉइंट करूंगा। जब इलेक्शन बूथ पे वोटर्स आते हैं वोट डालने के लिए, तो वहां पे ये धांधली ज्यादा होती है कि वोटर्स को कैसे जो है अप डाउन किया जाए और अपना वोट बैंक जो है इंक्रीज किया जाए। तो दूसरा, गवर्नमेंट फैसिलिटीज को या उसके अलावा जो ऑफिशियल्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, तो उसका मिसयूज होना, उनके जरिए से कुछ अनहोनी करना या अनफेयर तरीके से इलेक्शन जीतने की कोशिश करना, ये दूसरा माल प्रैक्टिस है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक नहीं बना सकता, जो एक दाग है। तो इसी के अंदर है यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स। तो जो पैसा यूज करने वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज, वो इसको यानी मनी को, पैसे को यूज करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए भी। ठीक है, तो ये यहाँ तक थे दो तरीके जिनको हम अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ इलेक्शन कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो इलेक्शंस के अंदर अनफेयर तरीके से होती है, जिससे इलेक्शन का डेमोक्रेटिक होना जो है मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो है, इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑफ द पोलिंग। जब पोलिंग होती है, अब ये जो रिग है, वर्ड रिजिंग या रिगिंग कहो आप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं किसी इवेंट को। फॉर एग्जांपल पोलिंग डे पे आप किसी चीज को, यानी पोलिंग को, वोटिंग जो है हो रही होती है, उसको कंट्रोल करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो अनफेयर तरीके से, ताकि जो है रिजल्ट
आप डिजायर्ड रिजल्ट अपनी तरफ खींच के चले जाए या ले जाए, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो यूज हुआ इंटिमिडेशन, ठीक है। इंटिमिडेशन यानी वोटर्स को पावरफुल तरीके से जो है अपनी तरफ खींच के ले जाना, या हम कह सकते हैं फेयर क्रिएट करना, या कोई और मीन्स यूज करना वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए। तो दूसरा क्या है, सॉरी फोर्थ, तीसरे के बाद वही डिस्कस करेंगे। तो ये है जो आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, क्या है ये, तो हम पढ़ेंगे कि ये जो रिपोर्ट्स हमने अभी तक पढ़ी, कभी-कभार ये जो है ये सच होती है, मीडिया इसी के लिए होता है, और कभी-कभार ये सच नहीं होता है जब इसके अंदर तहकीक होती है। तो जब ये सच होता है तो लोगों को बहुत जो है दुःख होता है, फ़ील होता है कि फिर क्या पर्पज़ है इतना सारा खर्चा करना है, पोलिंग करना है, इलेक्शन करना है, जब ऐसे ही धांधली या कुछ और अनफेयर मीन्स हो जाए तो इट्स ऑफ नो यूज़ देन। सो दैट इज़ व्हाई कि इसके अंदर जो है एक कमीशन बिठाया जाता है जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो क्या करती है, वो इन सारे मैटर्स को स्क्रीन करती है, ठीक है। अगर एक पार्टी, तो यही पे कहना है, पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज पॉपुलर सपोर्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पार्टी है इलेक्शन के अंदर वो पावर में आ जाए जिसके पास एक पॉपुलर सपोर्ट हो, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस से या किसी और तरीके से। हाँ, ऐसा होता है, माल प्रैक्टिसिंग होती है, बट उस पार्टी को जो है फिर पावर के अंदर लाने में देर नहीं लगती है। तो वो पार्टी फिर क्या करती है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फिर लोगों के ऊपर आते हैं, और फिर खुद जो है पब्लिक को पता चलता है आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स कि ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, वो सारा किनको भुगतना पड़ता है, पब्लिक को भुगतना पड़ता है। सो यही है इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कि इस एक क्रूशियल क्वेश्चन को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है इलेक्शंस को विन करने के लिए, तो फिर क्या जरूरत है इलेक्शन कंडक्ट करना, बेटर है कि आप कोई और तरीका ढूंढे। क्यों? क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि बुक पे एक जो है डिड यू नो वाला पार्ट दिया गया है कि आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो वहाँ पे कितना खर्चा होता है इलेक्शंस के ऊपर, जो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन होते हैं, ठीक। तो इट इज देन लॉस ऑफ मनी और लॉस ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम। सो बेटर है इस माल प्रैक्टिस को जो है एक सोल्यूशन निकाला जाए। तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बिठाई गई है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते ही इलेक्शन कमीशन करता क्या है। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये अपने तरीके से हर किसी चीज को सॉर्ट आउट करके, उस पे तहकीक करके, रिपोर्ट लेके फिर देखता है कि कौन चीज कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, उसके हिसाब से एक बेहतरीन तरीके से उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है सीईसी, ठीक है, ये अपॉइंट प्रेसिडेंट के जरिए होता है, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे कहते हैं, वो इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो एक बच्चे ने कल भी सवाल किया था मुझे गूगल क्लासरूम में कि को नॉमिनेट होते हैं, यानी लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर कितने बंदे नॉमिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको उसकी तरफ नहीं ले जा सकते कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये नॉमिनेटेड होता है लोकसभा या विधानसभा में या राज्यसभा में, नहीं। ये इलेक्शन कमीशन के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी होती है किस चीज को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्शंस को, यानी इसको लेजिस्लेचर के साथ कोई वास्ता नहीं होता है, बट अगर वास्ता है भी सिर्फ इलेक्शन करवाता है, ठीक है। तो जो ही ये अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट, तो ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, ठीक है। इवन इफ अगर रूलिंग पार्टी जो है गवर्नमेंट के अंदर उनको ये पसंद भी ना हो, तो if it does it is virtually impossible for it to remove the CEO. दैट मीन्स अगर रूलिंग पार्टी कोई कुछ भी करती है, उसको लगता है इलेक्शन कमिश्नर आ गया, वो हमारे खिलाफ एक्शन लेगा, इसको प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किया है और उनको पसंद नहीं है,
उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है, रूलिंग पार्टी को भी नहीं, कि वो इसको रिमूव कर सके। क्यों? क्योंकि उनके जो राइट्स है वो डिफरेंट होते हैं। किस लिहाज से डिफरेंट होता है? क्योंकि वो अनफेयर तरीके से जो भी काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनको रोक लगाने के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। वो माल प्रैक्टिसेस, मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ मनी, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट फैसिलिटीज को ही रोकने के लिए अपॉइंट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे कोई राइट नहीं बनता है गवर्नमेंट का या रूलिंग पार्टी का उसको रिमूव करने का, चाहे वो उसको पसंद करे या न करे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? डिसीजन लेता है हर एस्पेक्ट से, किस पे? इलेक्शंस के ऊपर, कि कैसे कंडक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो दैट मींस इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को अनाउंस करने से लेकर जब तक ना रिजल्ट्स आ जाए तब तक डिसीजंस भी खुद लेता है, और हर एस्पेक्ट के ऊपर इसकी नजर रहती है इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, तो दैट मीन्स एक विजिलेंस रहती है ईसी की, और पूरे विजिलेंस के अंडर ये काम किया जाता है। तो सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने पढ़ा, वो ईसी ही क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है, और जो पार्टीज को फॉलो करना होता है। तो दैट मीन्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसकी तरफ से इम्प्लीमेंट होता है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इफ एनी कैंडिडेट और पार्टी वायलेट्स इट, तो उसके खिलाफ एक्शन होती है। आया समझ? तो यहाँ तक ये भी क्लियर है कि किस तरीके से इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाया जाता है, और उसमें किस बॉडी का सबसे बड़ा हाथ होता है, वो है इलेक्शन कमीशन। अदरवाइज सारी चीजें जो है अनफेयर तरीके से, अनफेयर मीन्स यूज करके उसको वायलेट या वायलेशन कर सकते हैं कोई भी पार्टी, कोई भी रूलिंग एजेंसी। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसमें कौन सा पॉइंट अगला है। During the election period, the Election Commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power, to enhance its chances to win the election, or to transfer some government officials. Okay, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है इस पीरियड के दौरान यानी इलेक्शंस के दौरान ऑर्डर कर सकता है गवर्नमेंट को गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए, ताकि जो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर है वो ना हो। ताकि एनहेंस उससे एक पार्टी करती है जब वो मिसयूज करती है किसी चीज का, तो वो अपनी चांसेस ऑफ विनिंग द इलेक्शन को इंक्रीज करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्शन गाइडलाइंस क्या करता है? इशू करता है। तो ये यहाँ तक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हेन ऑन द इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी, नॉट द गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स जब इलेक्शंस का पोलिंग डे होता है, ठीक है, उस वक्त जो बंदे ड्यूटी पे होते हैं पोलिंग ड्यूटी पे, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हो या पोलिंग बूथ के अंदर काम करने वाले हो, डेटा हैंडल करने वाले हो, और जो वोटर्स लिस्ट है उनके पास होता है, वो फिर रिकॉर्ड रखते हैं किसने वोट डाला किसने नहीं डाला। वो सारे बंदे जो होते हैं वो अंडर इलेक्शन कमीशन काम करते हैं, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या इन रूलिंग पार्टीज के अंडर काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है किसका? इलेक्शन कमीशन का, जो काम करवाता है किनको? ऑफिशियल्स को ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो नेक्स्ट क्या है इसमें? When the election officials came to the opinion that polling was not fair, जब भी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट आती है या किसी भी ऑफिसर को रिपोर्ट आती है कहीं से भी कि फलानी जगह पोलिंग जो है फेयर नहीं थी, वहां पे बूथ्स पे कुछ अनइवन प्रैक्टिसेस हुई या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हुआ, तो वो क्या करते हैं? वो ऑर्डर करते हैं जब उनको लगता है कि वहां पे सच में ऐसा हुआ है, बाज़ाब्ता तौर ऑर्डर निकाला जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या उस एरिया में रिपोलिंग हो जाए। तो रूलिंग पार्टी को कभी कभार ये हजम
नहीं होता है तो वो उसके खिलाफ जो है एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, उनको ओबे करना ही करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रूलिंग पार्टी को कभी ये चीजें जो है एक्सेप्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसी माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए बैठा हुआ होता है, तो वो नहीं चाहेंगे फिर से इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट बेनिफिट होता है। तो वहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है इस चीज को रिपोल करने के लिए। फिर ऑर्डर्स इश्यू होते हैं ताकि वहाँ पे जो है वो खत्म हो जाए। तो उन इश्यूज को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन भरपूर कोशिश करता है ताकि फेयर तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसके अंदर वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, या हम कह सकते हैं सिटीजंस। इसके अंदर जो है हम पहले लिस्ट देखेंगे इसका, और जो है एक ग्राफ दिया गया है। हमें 2-3 ग्राफ इसमें पढ़ने को मिलेंगे, पाई ग्राफ भी मिलेगा। बाकी सारी चीजें जो है इसमें मेंशन की हुई है राइट साइड से, किस तरीके से कहाँ पे कितनी जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज है हर स्टेट के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए 25 है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 2 है, असम 14, बिहार 40। तो सबसे ज्यादा सीट्स अगर किसी स्टेट को है तो वो कौन सी स्टेट है? वो है महाराष्ट्र। बिहार 40, महाराष्ट्र को 48 सीट्स है, और तमिलनाडु को 39 है, और सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश को, वहां पे 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यानी सीट्स हैं। तो यूटी में सबसे ज्यादा है, जम्मू एंड कश्मीर को 5 और दिल्ली को 7। बाकी सब यूटीज को एक एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये राइट साइड से यहाँ से जहाँ से मैं एरो घुमा रहा हूँ ये लिस्ट है। अब हम देखेंगे इस पॉपुलर पार्टिसिपेशन का एक वोटर टर्नआउट इंडिया और यूके के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वोटर टर्नआउट यहाँ से दिखाया गया है। ये आप देख सकते हो 20, 30, 40 10 करके एक गैप है, और यहाँ से दिखाया गया परसेंटेज के हिसाब से इलेक्शन 1991 से लेकर जो 2015 तक हुए हैं। तो उसमें आप देख सकते हो ब्लू कलर जो है इंडिया है, पिंक कलर जो है यूके है। तो 90s का दौर था, 1991 का दौर था, तो यूके में वोटर टर्नआउट 78% था। तो यही दोबारा 72, फिर होते होते डिक्लाइन यहाँ तक आ गया, फिर इंक्रीज वापस हो गया। इंडिया जो है वो स्ट्रेट लाइन बट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी परसेंटेज भी कभी कभार यहाँ पे ऊपर ज्यादा ग्राफ जा रहा है, फिर वापस नीचे आया है। तो अगली 2015 तक फिर से ऊपर की तरफ ग्राफ गया है। तो कहाँ से स्टार्ट किया? 56% से, फिर 58, 62, फिर वापस 60, फिर 66। तो इससे पता चल सकता है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में वोटर टर्नआउट की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अब आपकी बुक के अंदर कुछ कार्टून्स दिखाए गए हैं, उनको आप खुद पढ़ सकते हो और जो है गेस कर सकते हो कि उनका मकसद क्या है। एक उनमें से ये सवाल पूछता है, Why does the election commission have so much power? Is this good for democracy? इलेक्शन कमीशन के पास इतने पावर्स क्यों है? क्या ये ठीक है डेमोक्रेसी के लिए? तो आप खुद एसेस कर सकते हो कि वाकई में इतने पावर्स होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है अनफेयर प्रैक्टिस को अवॉइड करवाता है। अब पाईग्राफ है, पाईग्राफ में जो है डिफरेंस कितना वोट डालता है, इसका एक सवाल पूछा गया है। तो बहुत सारे लोगों को क्या जवाब वहां पे मिला है, जो नेशनल इलेक्शन 2004 का रिपोर्ट है। 67% लोग जो है वो कहते हैं जो वोट का असर होता है, यानी वोट मेक्स डिफरेंस। ठीक है, जब वो सवाल किया गया डू यू थिंक द वोट मेक्स डिफरेंस, तो 67 बंदों ने आंसर यस किया है। जो 18% है उन्होंने इनकार किया है, कहते हैं नहीं कोई इफेक्ट नहीं है, और 15% लोग अभी भी ऐसे हैं देश में जो कहते हैं हमें नहीं पता है। ठीक है, अब अगला जो है यहाँ पे बार ग्राफ है। ये जो सोशल ग्रुप्स
या यूएस के बीच में जो इसका बनाया गया है ग्राफ वोटर टर्नआउट, जिस तरह यूके का अभी हमने देखा, इंडिया में इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, बट अमेरिका के अंदर ये डिक्लाइन हो रहा है। तो 60 से फिर 56 से 28%। अब नीचे इनका दिखाया गया, ये व्हाइट लोग हैं, ये ब्लैक लोग हैं और ये हिस्पैनियंस हैं। तो ये जो है वोटर टर्नआउट परसेंटेज के हिसाब से ये लोग कब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया में अपर कास्ट के लोग हैं, वो ये है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सबसे ज्यादा टर्नआउट इनका होता है, ठीक। तो इट मीन्स सोशल ग्रुप्स के बीच में भी एक परसेंटेज का एक ग्राफ बनाया गया है कि कौन सा ग्रुप जो है इलेक्शन पार्टिसिपेशन के अंदर ज्यादा रुचि दिखा रहा है या इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो वो ग्राफ भी आपने देखा यूएसए इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, उसको कैसे चेक किया जाता है, whether the people participate it with the enthusiasm or not. If the election process is not free and fair, will not continue participate in the exercise. तो it means that elections का fair and free होने पे लोगों की पार्टिसिपेशन डिपेंड करती है। बट आजकल के लोग भी बड़े खतरनाक हैं, वो अगर वोट भी भेजेंगे वो बड़े दामों में बेचते हैं, तो उसका एक नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पूरे नेशन के अंदर वोटर टर्नआउट पे पड़ता है। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो वोटर टर्नआउट में पार्टिसिपेट तो करते हैं, बट उन्हें पता होता है आगे पार्टी को जीतना ही जीतना है, किसी को भी जीतना है, हमें अपना मकसद जो है वो वोट बेच के ही उनको मिलता है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इलेक्शन के अंदर कैसे मेजर की जाते हैं, उनका टर्नआउट, वो आपने अभी देखा हुआ, वो ग्राफ्स, बार ग्राफ, वो सारा मैंने अभी आपको बता दिया कि कौन सोशल ग्रुप ज्यादा इंटरेस्टेड है, कौन नहीं है। इंडिया में परसेंटेज वोटर टर्नआउट का बढ़ रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है। तो इंडिया जो है, जहाँ पे गरीब और इलिटरेट लोग हैं या अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उनका प्रोपोर्शन वोटर टर्नआउट में हमने अभी ज्यादा देखा, और जो रिच और प्रिविलेज्ड सेक्शन है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ज्यादा वोटर टर्नआउट दिखाते हैं, यानी व्हाइट्स और ब्लैक्स हमने देखा था, हिस्पैनियंस कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो दैट मीन्स एक वाइस वर्सा सिनेरियो है, इंडिया में गरीब और इलिटरेट लोग पार्टिसिपेशन ज्यादा दिखा रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में लिटरेट, रिच एंड प्रिविलेज्ड क्लास वोटर टर्नआउट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। तो एग्जाम्पल तो अभी हमने पढ़ी अमेरिका की। सो इंटरेस्ट ऑफ इलेक्शन जो है रिलेटेड टू एक्टिविटीज, तो जब इंक्रीज होती है ईयरली बेसिस, तो वो डिपेंड करेगा पार्टी की फंक्शनिंग पे, पार्टी कैसे फंक्शन करती है 5 साल तक। तो अब यहाँ पे एक लास्ट में पिंक कलर में जो लिखा है कि 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स जो है पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है। तो दैट मीन्स अगर 7 वोटर्स है, 7 में से एक बंदा पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होता है, ये रिपोर्ट है। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं जब रिजल्ट आता है इलेक्शंस का, ठीक है। ये फाइनल टेस्ट होता है फ्री एंड फेयरनेस का जब इलेक्शंस होते हैं। तो आउटकम्स जब भी आते हैं इलेक्शंस के, तो इफ द इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, द आउटकम्स ऑलवेज फेवर द पावरफुल। सीधी सी बात है। तो जिसने अपना कहते हैं ना माइट इज राइट चलाया होगा तो उसी के फेवर में करेगा। तो जो है कमजोर पार्टियां वो लूज करती हैं। तो उसमें कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे मैंने जो बुक से ली है, पूरा पेज ही यहाँ पे क्या किया है, पेस्ट किया है, आप देख सकते हो। आउटकम्स इंडियन इलेक्शंस के अंदर क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टीज जो है रूटीनली लूज करती है पावर को, और वहाँ पे इलेक्शंस के अंदर 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शंस जो है 25 ईयर्स में एक पार्टी को लॉस करने पड़ते हैं, यानी 25 साल में लगभग 5 बार इलेक्शंस होंगे, 5 ईयर्स के बाद होते हैं। तो रूलिंग पार्टी जो है 1 या 2 बार इलेक्शंस को लूज करती है, 3 बार, 3 में से 2 बार तो हार होती है। यूएस में इंक्यूबेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है,
इनकम्बेंट होता है, यानी जो पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है वो रेयरली लूज करती है इलेक्शंस के बाद यूएसए के अंदर। बट इंडिया में जब भी इलेक्शंस नए होते हैं तो उसी के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव्स नए आते हैं, चाहे वो एमएलएज हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, एमपी पार्लियामेंट्री हो। तो उसमें हाफ ऑफ द जो सीटिंग होती है वो लूज करते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। कैंडिडेट्स जो वहाँ पे होते हैं, जिनके बारे में पता होता है इनमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है ताकि वो बाई करे वोट्स को, तो दोज विद द नोन क्रिमिनल्स, कुछ कुछ का क्या होता है, उनमें से क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्शंस को लूज करते हैं। तो कभी-कभार फ्यू डिस्प्यूटेड जो इलेक्शंस के अंदर कभी-कभार अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इलेक्टोरल आउटकम जो है लास्ट में एक्सेप्ट किया जाता है एज ए पीपल्स वर्डिक्ट, चाहे वो विनिंग पार्टी हो या डिफीटेड पार्टी हो, तो उन्हें पीपल्स वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है इन द एंड। सो यहाँ तक क्लियर है जो हमने अभी तक डिस्कस किया। तो अब धीरे-धीरे हम लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जो इस चैप्टर का हम क्लोज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक्स, लाइक चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कौन से चैलेंजेस होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में? अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उससे आपको एनालाइज पता चला हुआ होगा, आपने खुद एसेस किया है अभी तक पढ़ते पढ़ते कि क्या चैलेंजेस आते हैं इलेक्शंस के अंदर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो भी हमने पढ़ा उससे हमें ये पता चला कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए कमीशन भी है, बट हम ये नहीं कह सकते कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे पार्टीज के बीच में राइवलरी होती है, लोग जो है सपोर्ट करते हैं। कहीं पे क्या होता है, कुछ फेयर तरीके से जो नए कैंडिडेट्स आते हैं वो डिजर्विंग होते हैं प्योरली बेसिस पे, तो वहाँ पे उनको लोग सपोर्ट करते हैं। कहीं पे यूज ऑफ मनी भी होता है, तो हर जगह एक्सेप्शंस है, बट इन द एंड ओवरऑल वर्डिक्ट जो होता है जनरल इलेक्शंस के अंदर लोगों का ही होता है। वो रिफ्लेक्ट यही करता है इंडिया के इलेक्शंस क्या है, डेमोक्रेटिक है इन नेचर। सो खुद इस क्वेश्चन का जवाब अब पता लगा चुके हैं अब इन दो टॉपिक को पढ़ के कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, बट एक्सेप्शंस भी है कहीं कहीं पे। तो लेवल प्लेइंग जो फील्ड होता है हर किसी के लिए, वो उसी हिसाब से पता चलता है जब वो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इन द एंड हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कंक्लूड करते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर अब क्या रह गया है जो हमें पढ़ना है। तो कुछ कार्टून्स या हम कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको जो है खुद पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो जिस चीज़ से आपको पूरी तरह जो है प्योर पिक्चर जो है इस इलेक्शन टॉपिक के अंदर पता चलेगी। ये पता ज़रूरी होना चाहिए एक स्टूडेंट को कि इलेक्शंस क्या इसी वाक़ई में ये सारी चीज़ें इलेक्शंस के दौरान होती है कि नहीं होती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। जिन पार्टीज के पास बहुत पैसा होता है वो श्योर नहीं होते हैं कि वो जीते या हारे, बट वो हमेशा जो है अनफेयर एडवांटेज उनको मिलता है छोटी पार्टीज या इंडिपेंडेंट पार्टीज के ऊपर। कुछ ऐसी कंट्री के अंदर पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे कैंडिडेट्स के पास क्रिमिनल कनेक्शन होता है, उन्होंने दो को या कैंडिडेट्स को आउट आउट किया होता है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, और रेस जीत के वो फिर टिकट हासिल करते हैं और मेजर पार्टीज बनती है। कहीं पे ऐसा होता है कि फैमिली पॉलिटिक्स चलता है, वो अपनी फैमिली की फंड है पॉलिटिक्स के अंदर कंटिन्यू रखते हैं, फिर वो टिकट्स अपने रिलेटिव को देते हैं ताकि जो फैमिली पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स है जितना मिनॉरिटी रहती है इसी तरह वो चलता रहता है। कभी कभार जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं इलेक्शंस के अंदर उनके पास चॉइस लिटिल रहती है, तो उनको लगता है जो मेजर या माइनर पार्टीज है वो क्वाइट सिमिलर है अपनी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में। जो स्मॉलर पार्टीज होती है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत लॉस उठानी पड़ती है, वो सफर ह्यूज डिसएडवांटेज करते हैं एज कम्पेयर टू बिगर पार्टीज। ये चैलेंजेस है जो हमने यहाँ तक डिस्कस किए। यही चीज को लेके बहुत सारी एजेंसीज, एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट्स ने क्या डिमांड की है कि हमारे इलेक्शंस के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि इलेक्शन सिस्टम को, इलेक्टोरल सिस्टम को क्या किया जाए, उस पे रिथिंकिंग हो और उसको रिनोवेट किया जाए इंटरनली एक्सटर्नली। उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म लाने की बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिलेटेड टू द पॉलिटिशियंस। रिलेटेड टू पॉलिटिशियंस में इस क्वार्टर में क्या दिखाया गया है कि देखो, इलेक्शन के पहले पॉलिटिशियंस और पब्लिक के बीच में रिलेशन कैसी होती है, यानी टुडे और नेक्स्ट पिक्चर जो है टुमारो, फिर कैसे रोल डालते हैं अपने पैरों के तले इसी पब्लिक को। लास्ट में ग्लॉसरी को डिस्कस करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट, इसकी डेफिनेशन दी गई है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, इनकम्बेंट क्या होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है, और रैंकिंग क्या होता है, और टर्न आउट क्या होता है। ये आपकी बुक पे भी मिल सकता है या आप पढ़ सकते हो स्क्रीन को पॉज करके। इन द एंड मैं यही कह सकता हूँ कि जो हमारी कोशिश रहती है बेटर तरीके से आप तक टॉपिक्स को डिस्कस करके पहुँचाते हैं, और आप भी हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो। इन फ्यूचर जो है बहुत सारी चीज़ों को लेके चेंजेस भी लाना पड़ता है। सो फॉर दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।